खोल दोनों। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 मोशन, जो आज हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि मोशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली जब हम मोशन के लिटरली मीनिंग पे जाते हैं, क्या होता है मोशन का लिटरली मीनिंग? क्या होता है बताया है, मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। मतलब अगर हम इसको डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग यही निकल के आएगा। मगर फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैंने कई बार बताया भी है कि जब भी हम फिजिक्स में मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि हम एक स्टेशनरी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। हम साइंस में कभी भी किसी ने कुछ कह दिया और हम ऐसे नहीं मानते हैं, हम हमेशा कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रूफ लेते हैं। जैसे अगर मैं इसमें मोशन की बात करूँ तो यहाँ पे हम मूवमेंट तो कहेंगे, ठीक है भाई मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन हम मूवमेंट कहेंगे तो किसी न किसी ऐसी चीज़ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे जो एक जगह से रुका हुआ है। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रास्ता है तुम्हारा, एक रोड है, ठीक है, और तुम्हारी यहाँ पे एक ये तुम्हारी छोटी सी BMW वाली कार है, ठीक है, देखने में लग नहीं रही होगी लेकिन मान लो, ठीक है, हैं? हाँ जो भी है ये कार है तुम्हारी, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी कार है BMW वाली, कार का ब्रांड तो है BMW, ये बाइक का है मुझे तो नॉलेज नहीं है, हैं? कार का, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक इधर एक पेड़ लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है पेड़? यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अभी जो तुम्हारी कार है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बहुत तेज़ स्पीड से, और इसको हमारा अरहम चला रहा है। कौन चला रहा है इसको? हमारा अरहम चला रहा है। अब हमने क्या करा, अब मैं जानता हूँ ये जो चीज़ है ये चीज़ तो रुकी हुई है। पहले क्या था, पहले गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, फिर थोड़ी देर बाद ये गाड़ी यहाँ पे आ गई हमारी BMW, ठीक है। कौन सा मॉडल है ये मुझे पता नहीं है, हाँ जो भी है वो मान के चलो, ठीक है, BMW। अब ये चीज़ मोशन में है, ये चीज़ मूव है। अब मैं इसे कैसे मोशन में कह सकता हूँ? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यार पहले ये ऑब्जेक्ट पहले इसके पास थी क्योंकि यहाँ पे था, अब मैंने देखा कि अब इससे दूर चली गई, तो मैं इसको रेफरेंस मान के इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये चीज़ रुकी हुई है, इसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार ये पहले इसके पास थी, अब ये इससे दूर चली गई, इसने अपनी क्या चेंज करी, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। लेकिन जब भी हम कह रहे हैं कि पोजीशन चेंज हुई तो हम कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ को मान के चलेंगे, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे जो पहले से रुकी हुई है। बात समझ में आई? तो फिजिक्स में मोशन में जब हम बात करते हैं तो पहले तो हम ये देखते हैं कोई चीज़ मूव कर रही है, लेकिन हम पहले चेक करते हैं कि कोई ऐसी मतलब रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं कि ऐसी रुकी हुई चीज़ ढूंढते हैं जिसे हम स्टेशनरी बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो जिसके कंपेरिजन में उसने अपनी पोजीशन चेंज करी। बात समझ में आई नहीं आई? मान लो ये पेड़ पहले था, ये इसके करीब थी, अब हमने देखा ये इससे दूर चली गई, इसका मतलब इसने क्या करा, अपनी पोजीशन चेंज करी। क्या करी? अपनी इसने पोजीशन चेंज करी, ठीक है। यहाँ थी, यहाँ इसने थोड़ी दूर गई, ठीक है, गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें गाड़ी है बहुत बुरा माइलेज देती है, तेल इसने डलवाया नहीं था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कार किस में थी, मोशन में थी। समझ में आया यहाँ तक मोशन की डेफिनेशन में? चलो अगर मैं मोशन की डेफिनेशन लिखूँ तो मोशन की डेफिनेशन पे अगर मैं आऊँ तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, जो मैंने बताई भी है, अ बॉडी, जब आपकी बुक में भी होगी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट, देखो एक बॉडी को मोशन में जब कहेंगे जब इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, मैंने क्या बताया था, गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, नहीं कर रही थी, विद रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या था? पेड़, है ना। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बार बार बता रहा हूँ, जो चीज़ें रुकी हुई होती हैं, जो रेस्ट में होती हैं, जो रुकी हुई होती हैं उन्हें स्टेशनरी में बोलते हैं, जो चल रही होती हैं, जो मूव कर रही होती है उन्हें मोशन में बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिजिक्स में जब भी हम बार बता रहा हूँ, जब भी हम किसी मोशन की बात करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ को लेकर चलेंगे जो रुका हुआ है। तो वही देखो, अ बॉडी इज सेड टू, बार बार मैं इसलिए इन वर्ड्स को रिपीट करूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में फंस जाएंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ही लिया है,
इसको एग्जाम्पल से और भी समझ सकते हैं अगर हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब समझना हो, जो मैंने पहले भी दिया है कि हमने क्या करा, हम एक बस ली हमने, उसमें बस में हमारा आकिब ड्रॉप करने गया। तो ध्यान समझने वाली चीज़ ये, 2 जने गए, आकिब एक जने को ड्रॉप करने गए बस स्टैंड पे। अब जैसे ही बस स्टैंड पे गया, आकिब का दोस्त जो था वो अंदर जाके बैठ गया और बस चलना स्टार्ट हो गई। अब मान लो बस जा रही है इस डायरेक्शन में, बस जा रही है इस डायरेक्शन में, और आकिब बाहर खड़ा हुआ इस तरीके से हाथ मिला रहा है बाय। अब क्या होगा कि जब बस जाएगी इस डायरेक्शन में, अंदर वाले को लगेगा, उसको दोस्त को लगेगा आकिब कि भाई मैं नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि जब बस के आप अंदर बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं चल रहा हूँ, बाहर वाले उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि बाहर वाले जो हैं वो चल रहे हैं। तो आकिब को लग रहा है कि ये जा रहा है बस वाला, और अंदर वाले को लग रहा है कि आकिब जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में। लेकिन सच कौन कह रहा है, किसके दिमाग में सही कौन है? सही वो है जो बाहर रुका हुआ है। रुका हुआ कौन है? आकिब। तो इसलिए रुका वाला सही होता है, इसलिए हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पॉइंट लेते हैं। बात समझ में आ गई? इतने में कोई परेशानी आता? चलो अब आगे का जो हमारा टॉपिक है, ये तो हो गई मोशन की डेफिनेशन बेसिकली। अब जो मैंने नोट पहले भी करा दी थी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले भी बताया हम दो दो टर्म को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपके जितने भी दो टर्म्स हैं इस तरीके से, ठीक है, हम उन्हें इस तरीके से पढ़ेंगे। तो एक टर्म है हमारा डिस्टेंस, इसके बाद और फिर है हमारा डिस्प्लेसमेंट, फिर है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। इसको हम बीच में इसके पॉइंट्स लिखेंगे क्या क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है कि डिस्टेंस एक्सप्लेन करो तो आप डिस्टेंस लिख दो, क्वेश्चन में आता है डिस्प्लेसमेंट लिखो, आप डिस्प्लेसमेंट लिख दो, ठीक है। इसके आप आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था, पहले भी एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए कि तुम लोग इंडिया के टूर पे निकले और ये हमारा ना, इंडिया का मैप मुझसे बन नहीं पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मान के चलो ये है तुम्हारा दिल्ली, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं कहीं पे, ये है लखनऊ। लखनऊ से इधर आ जाओ, यह आ गया कोलकाता। इधर से इधर आ जाओ, थोड़ा ज़्यादा नीचे आके मुंबई। मुंबई से यहाँ पे आ जाओ जयपुर। इंडिया का मैप दिमाग में इमेजिन कर लो। इतनी अच्छी ज्योग्राफी नहीं है मेरी, वो तो जितना काबिल नहीं हो ना। सामने देख लो, अभी दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, वही होगी जयपुर, ठीक। थोड़ा बहुत मैं कर लो, गलती माफ़ कर दो भाई, क्या कर सकता हूँ। अब समझने वाली चीज़ क्या, ध्यान से देखो। हमारे चौहान साहब ने क्या करा, दिल्ली से अपनी कार स्टार्ट करी, वही BMW वाली आराम से ले ली। और फिर क्या करा इन्होंने, जैसे यहाँ से यहाँ तक चले, ये मान लो दूरी थी दिल्ली से लखनऊ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी दूरी, हम अपने हिसाब से चल जाते हैं किसके बीच में कितनी दूरी है। आके मैं 300 कहा, मैं 300 मान लेता हूँ, वैसे 300 शायद होगी नहीं, ठीक है। लखनऊ से कोलकाता की दूरी थी, ज़्यादा होगी, 700 किलोमीटर, ठीक है। बेसिकली इंडिया के टूर पे घूमने गए थे ये, कि पापा इनके अच्छे नंबर आ गए थे, तो इन्होंने, पापा ने कहा बेटा घूमिए 2 महीना, तो इन्होंने कार लेके पूरे इंडिया के चक्कर लगा रहे थे। तो जैसे दिल्ली से लखनऊ गए 300 किलोमीटर, लखनऊ से कोलकाता गए 700 किलोमीटर, बस समझ में नहीं आई। अब मैं कहूँ कि दिल्ली से कोलकाता तक पहुँचने में इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो डिस्टेंस कितनी होगी अगर मैं दिल्ली से कोलकाता के बीच की डिस्टेंस निकालूं, जितनी इन्होंने चली, कितनी होगी? 300 + 700 कितनी होगी? 1000 किलोमीटर। अब मान लो इनका भी दिल नहीं भरा, घर नहीं जाना चाह रहे थे, इन्होंने क्या करा, अपनी गाड़ी मोली मुंबई की तरफ, बोले मुंबई में बीच जाके देख के आएंगे, समुद्र देखेंगे। अब ये कोलकाता से मुंबई आ गए। जब ये मुंबई आए तो वहाँ से वहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा थी, मान लो ये दूरी थी तुम्हारी 1000 किलोमीटर, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, ये अपने दिमाग से ले रहा है। कोलकाता से मुंबई 1000 किलोमीटर। अब मैं पूछूँ उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी बढ़ा लो 1000 और बढ़ा लो, तो कितना हो गया? 2000। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है दिल्ली से मुंबई, तो ये बात याद रखनी है, डिस्टेंस तो के लिए तो हम टोटल डिस्टेंस ऐड कर लेंगे।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। आपको 2 पॉइंट ढूंढने, क्या ढूंढने, 2 पॉइंट आपको ढूंढना है एक इनिशियल पॉइंट शुरू कहाँ से हुआ था, और फिर ढूंढना है फाइनल पॉइंट ख़त्म कहाँ पे करा है, और फिर इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। क्या बनानी है, और इसको नापना है। ठीक है, अगर मैं आप चौहान साहब की डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्टेंस के लिए तो मुझे टोटल जितने चले वो ऐड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल वाले पॉइंट को फाइनल वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और उसको नाप लेते हैं। अब दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे दिल्ली से मुंबई की दूरी पता नहीं है, मैंने गूगल पे चेक करी कितनी है, और चेक करने के बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट इनका लिख दिया कितना होगा, लिख दी मैंने 1200 किलोमीटर। मुझे एग्जैक्ट अब भी नहीं पता, गूगल कर लेना। तो कहने का मतलब ये है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या, डिस्टेंस के लिए हमें जितनी भी डिस्टेंस होती है हम टोटल ऐड कर लेते हैं उसे। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस के लिए टोटल ऐड कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए जहाँ शुरू और जहाँ ख़त्म, जिसे हम इसको बोलते हैं जहाँ से शुरू उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट। और जहाँ ख़त्म होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक चीज़ और समझो, हमेशा हम जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लाइन बनाएंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। बनाने को तो हम ऐसा भी रास्ता बनाते हैं, लेकिन हमेशा हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच का। मान लो मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट्स अगर हैं तो इन 2 के पॉइंट के बीच में हमेशा जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो स्ट्रेट होगी। होने को तो ये भी एक है, लेकिन शॉर्ट से ज़्यादा डिस्टेंस होगी इसमें। तो अगर 2 पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, अब चलिए, चौहान साहब का दिल अब भी नहीं भरा, और हमारा चौहान साहब का दिल अब भी नहीं भरा। फाइनल पॉइंट इधर बैठो बीच में, वो मुंबई से गए अब जयपुर। कहाँ गए, मुंबई से जयपुर गए। तो जब मुंबई से जयपुर गए तो जयपुर में हवा महल देखने गए थे, हवा खाने। तो ये हवा खाने गए, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी कितनी होगी रणवीर, मुंबई से जयपुर की दूरी 150। हाँ इतनी होगी, सही कह रहा है, तूने वर्ल्ड टूर पे गया था मुझे लग रहा है। चलो मान के चलते हैं ये दूरी है तुम्हारी 600 किलोमीटर, है ना। अब मैं पूछूं डिस्टेंस कितनी होगी, तो कुछ नहीं, ऐड कर दो, 300 प्लस 700 प्लस 1000 प्लस 600 कितनी हो गई, ये हो गई आपका 2600। कोई परेशानी। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वही शुरू कहाँ से करा था, यहाँ खत्म अभी तक कहाँ हुआ है, यहाँ पे, दोनों को मिला देंगे। अब डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, और मैंने गूगल से देखा दिल्ली और जयपुर की दूरी क्या है, वो निकल गई 700 या जो भी होती है, एग्जैक्ट नहीं मुझे नहीं पता, फिर कह रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट अब हो गई 700 किलोमीटर। बात समझ में आई नहीं आई। अब पापा का फ़ोन आया चौहान साहब के पास कि बेटा घर आ जाओ, बहुत दिन हो गए यार, तुम तो मज़े में आ गए हैं। तुम पापा तेल के लिए पैसे तो ये पापा ही भेज रहे थे हैं। पापा ने देखा ये तो 1 महीने में से बहुत खर्चा करा दिया हमारा। अब पापा बोले फटाफट आ जाओ, जयपुर से ही आ जाओ, वरना इनका तो मन कश्मीर जाने का था। ठीक है, कश्मीर के लिए और ऊपर जाना पड़ता, लेकिन ये कश्मीर नहीं गए, ये डायरेक्ट कहाँ आए, जाए हमारे दिल्ली आ गई। तो जैसे ये दिल्ली आएंगे, अब कहाँ से, जयपुर से क्या आ गए दिल्ली अपने घर पे, तो जब दिल्ली आएंगे तो 700 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 3300 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है। अब देखो घूम घाम के कहाँ आ गए, अपने घर पे आ गए। चले कहाँ से थे, दिल्ली से, पहुँच कहाँ पे गए, दिल्ली। दोनों पॉइंट्स मिल गए। जब दोनों पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, 0 किलोमीटर। तो अगर मैं डेफिनेशंस पे आऊँ तो डिस्टेंस की अगर मैं डेफिनेशन पाऊँ तो डिस्टेंस के लिए क्या करता था, मैं टोटल डिस्टेंस ले रहा हूँ, सबको जोड़ ले रहा हूँ, सबको ऐड कर रहा हूँ, और ऐड के लिए हमेशा हम टोटल ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट केस में क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट के केस में लिखूंगा मैं द शॉर्टेस्ट क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया था 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। तो शॉर्टेस्ट
पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। तो देखो डिस्टेंस में हम क्या लेते थे, टोटल ऐड कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट केस में हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। अब क्योंकि हमारे चौहान साहब दिल्ली से स्टार्ट हुए तो दिल्ली पे ही खत्म हुए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। अब दोनों के बीच में कितनी लंबी लाइन बनेगी, 0 ही बनेगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 किलोमीटर। ठीक है, एक चीज़ और, अब एक एक पॉइंट इसमें लिख दिया। क्वेश्चन ज़्यादातर जो आता है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, कभी सिंपल डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आया था, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है, और कभी कभी दोनों के बीच में ज़्यादातर डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक पॉइंट तो ये दोनों में ये लिखोगे जो मेजर डेफिनेशन है इसकी। दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ और देखी होगी इसमें कि जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस है वो, अच्छा एग्जाम्पल हो लेते हैं फिर समझते हैं अगला पॉइंट इसके साथ साथ। जैसे मान के चलो एक सर्कुलर पार्क है, जो मैंने एग्जाम्पल एक बार लिया भी था शायद। अब हमारा जो खुशी है इस पार्क की बाउंड्री पे, ये जो बाउंड्री है पार्क की, ये वाली बाउंड्री, इस पे क्या चला रही है, ये साइकिल चला रही है, चला रही है साइकिल। ठीक है, इसको इसके मतलब इसके बिल्कुल मिला के अब खुशी साइकिल वो मतलब बाउंड्री वो चला रही है। अब उसमें खुशी ने हमारी इस पॉइंट से स्टार्ट करा, ये जो ये मान लो यहाँ पे गेट लगा हुआ है इधर छोटा सा, ये आई इधर से, इसने यहाँ से चलना शुरू कर दिया। अब मान को चलते 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 ये वापस यहाँ पे आ गई, चलते 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 कहाँ पे आ गई, वापस आ गई। तो अब मैं इस केस में पूछूं कि इस केस में डिस्टेंस कितनी चली, अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो कहाँ शुरू हुई थी, इस पॉइंट से शुरू हुई थी, ये जो पॉइंट है ए, मैं बड़ा सा बना देता हूँ। यहाँ से इसने साइकिल पेंडल मारना शुरू करे और फिर चलते 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 वापस ए पे आ गई। जैसे वापस ए पे आई है, कहाँ पे, हाँ जहाँ पे मारी, हाँ मारते 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 जैसे वापस यहाँ पे आई, करते करते बेसिकली कितनी डिस्टेंस चली, कितनी डिस्प्लेसमेंट चली, हमें ये देखना है। अब देखो पहले डिस्टेंस पे आते हैं। अगर ध्यान से देखें सर्किल है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, एक सर्किल है, ये क्या है, ये सर्किल। सर्किल की मुझे क्या निकालनी है, मुझे ये तो निकालनी है कि ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है, ये तो निकालनी है क्योंकि बाउंड्री पे ही चल रही है। क्या निकालनी है मुझे, बाउंड्री की लंबाई, बाउंड्री की लेंथ। तो मैं जानता हूँ बाउंड्री की लेंथ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, यही बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो अगर मुझे इस पार्क की रेडियस मिल जाए तो मैं बता दूंगा कितनी डिस्टेंस चली। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, आर की जगह लगा दूंगा, पाई की वैल्यू तो मुझे पता ही है 22/7 है ना, तो डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। तो इसमें अगर भी क्वेश्चन मिल सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं, क्योंकि शुरू यहाँ से करा था, खत्म भी यहीं करा, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो बीच में डिस्टेंस कितनी है, मतलब बीच में कितनी बड़ी लाइन बनेगी, कुछ नहीं बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो यहाँ से हमने एक और कंक्लूजन निकाला कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, अगर एक ही जगह पे है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। बात समझ में आई ऊपर से गई, समझ में आई ऊपर से गई, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें, अच्छा एक चीज़ और, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, मगर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। बात समझ में आई ऊपर से गई, बात समझ में आई ऊपर से गई। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्टेंस 0 कभी नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट मिल गया। अच्छा सबसे मजे की चीज़ ये कि हम समझते जा रहे हैं फिर डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं इसके थर्ड पॉइंट को समझने से पहले, इसके थर्ड पॉइंट को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि देखो डिस्प्लेसमेंट और जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, छोटे सैम्पल, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो 3 पॉइंट है हमारे पास, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, ठीक है। ए बी सी पॉइंट है,
और इस बार हम अपने रियान को ले लेते हैं, ये बेचारा वैसे वक्त सोता रहता। तो ए से बी तक रियान चल के गया और रियान यहाँ से यहाँ तक चला 6 किलोमीटर ले लिया। मैं किलोमीटर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार मीटर में थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर ली हम लोगों ने। फिर बी से सी गया, ये चलो एक काम करते पीरियड लेते, 3 किलोमीटर ले लिया। और बी से सी गया, ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर। ठीक है, अब चलाते हैं जैसे डंडे मार मार के, जैसे उसको चलाते हैं ध्यान। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अब मैं कहूँ इस केस में ए से बी गया पहले, फिर बी से सी गया। जैसे ए से बी गया, बी से सी गया, तो मैं पूछूं डिस्टेंस कितना चला रियान हमारा? रियान बेटा कितना चला तू? कितना गया? 7 किलोमीटर। लेकिन मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेरे पास एक ही मूल मंत्र है, ये और इसको मिलाऊंगा। तो अगर आप नोटिस करो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे साथ साथ में ये भी देखना पड़ता है कि मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ लिया। बात समझ नहीं आ रही? जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी ले जाऊं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो मतलब इधर से ही मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, इधर से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता, या इधर से नहीं निकाल सकता। बात समझ में ही नहीं आई। डिस्टेंस तो आप ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, या हमने वाला एग्जाम्पल लिया था दिल्ली विल्ली वाला, आप कहीं से भी ऐड कर लो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना होता है। जो स्ट्रेट लाइन होती है हमें उसके अलॉन्ग ही जाना पड़ता है। ध्यान से नोटिस करा हो तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। उस स्ट्रेट लाइन में के अलॉन्ग ही हम अपनी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने ये देखा डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। उससे पहले फिर हमें एक चीज़ और पता चली। अच्छा, इस केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं कितना मिलेगा मुझे? अगर मैंने ए से सी तक मिलाया, और फिर आप लोगों ने छोटे क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पढ़ी थी? उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर नहीं पढ़ी है, चलो पढ़ी तो वैसे होगी, 7th में होती है हाँ। तो 3 और 4 का जब इसमें ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, 5 किलोमीटर आ जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर हो गया। बात में आ गई इतना? ठीक है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें ये पता है कि फिर अच्छा इसको समझने से फिर एक चीज़ और समझते हैं अब हम, कि हमने अब तक साइंस में या हम जितनी मैथ्स में अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनको भी अब तक हम मेजर करते हैं, कभी कभी जैसे हमने मैथ्स में क्या क्या निकाला है? मैथ्स में एरिया निकाला है, मैथ्स में वॉल्यूम निकाला है, मैथ्स में हमने टाइम के क्वेश्चंस करें, मनी के क्वेश्चंस करें छोटी क्लास में, 1 मनी इक्वल टू ये समथिंग। ठीक है, बेसिकली जिन चीज़ों को भी हम मेजर करते हैं, उनको बोलते हैं क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर मैं बहुत बेसिक सी डेफिनेशन पाऊँ आपकी क्लास वाले, जिन चीज़ों को भी हम मेजर कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल जैसे लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेंथ हो गई। टाइम होता है, किसी चीज़ का वेट है हम नापते हैं, वो है, ये सब चीज़ें। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखना, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब हम जितने भी आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सबको हम कैटेगराइज करेंगे 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ में। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी स्केलर और एक होती है आपकी वेक्टर। स्केलर वो होती है, अच्छा स्केलर से पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, एक चीज़ नहीं बता पाया मैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने पहले भी बताया है 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें मस्ट है। क्या है? जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखी, जैसा भी मैं सब कुछ लिख रहा था, दूरी लिख रहा था, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिख रहा था, तो उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, एक नहीं 2 चीज़ें कॉमन थी। जैसा मान लो 100 किलोमीटर लिखा मैंने, तो सब में एक तो नंबर आ रहा था, दूसरी यूनिट आ रही थी। तो मैंने ये देखा कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें चाहिए, एक नंबर चाहिए और एक छोटा सा एक्सप्रेशन चाहिए जिसको हम यूनिट बोलते हैं। बात समझ में नहीं आई? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे 100 किलोमीटर, 2 किलो, ये भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहले एक नंबर चाहिए मुझे। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं हम, 100 किलोमीटर, 2 लीटर, यूनिट चेंज हो गई, नंबर तो सेम ही रहेंगे, 8 मिलीमीटर, 6 kg। अब ध्यान से देखो, नंबर आ रहा है उसके बाद यूनिट आ रही है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक नंबर चाहिए और एक क्या चाहिए मुझे?
यूनिट चाहिए। तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक स्केलर और एक वेक्टर। दूसरी चीज़, इनमें जो हमने नंबर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? तो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, उनको मैं बोलता हूँ स्केलर। क्या बोलता हूँ उनको मैं? उन क्वांटिटीज़ को स्केलर। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो मगर साथ साथ में डायरेक्शन भी मुझे बताना पड़े, उनको मैं बोलता हूँ वेक्टर। क्या बोलता हूँ उनको मैं? वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया था। जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ता है, मुझे एक लाइन के अलॉन्ग जाना पड़ता है, मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग जाना पड़ता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इस मैग्नीट्यूड दोनों में चाहिए, नंबर दोनों में आ रहे थे, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी लेंगे, इसमें डायरेक्शन नहीं लेंगे, इसलिए इसका क्या नाम है? स्केलर क्वांटिटी में आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी में। अभी आगे हम दो टर्म्स और पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका? स्पीड, वेलोसिटी। उन सब में हम फिर दोनों में हम जब डिफरेंस करेंगे उन दोनों को, तो लिखा करेंगे कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कहूँ, जैसे यहाँ से वहाँ तक 3 किलोमीटर की दूरी है, तो क्योंकि सिर्फ मैं 3 किलोमीटर का कह दी कि यहाँ से यहाँ तक कि 3 किलोमीटर है, जैसे मैं बोल दूँ कि 3 किलोमीटर सिंपल बोल दिया, तो मैं समझ जाऊँ कि डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने बोल दिया यहाँ से उस पॉइंट तक, बट इसी लाइन में, इस डायरेक्शन में, क्या हुआ? पॉज कर उसको। तो डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन चाहिए होता है। चलो दो यूनिट इसमें, अब इसको हम इसी मारे किसको में रखेंगे? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें किससे काम चल जाएगा? हमारा मैग्नीट्यूड से। और ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो अब एक चीज़ और समझो, इसका फोर्थ पॉइंट मैंने शायद लास्ट टाइम मेंशन नहीं कराया था। अब देखो, मैंने बताया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए जो मस्ट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए? लेकिन मतलब वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, स्केलर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन अब समझने वाली चीज़ क्या है कि मान लो कहीं पे 2 किलोमीटर लिखा है, ये चीज़ तो सबके लिए चाहिए। कहने का मतलब ये मैग्नीट्यूड और यूनिट सब में चाहिए। तो कहने का मतलब है, अच्छा हमें यूनिट तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यूनिट से हमें पता चलता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर, तो हम समझ जाएंगे कोई ना कोई लंबाई या दूरी की बात हो रही है। अगर 2 किलो की बात करें, हम समझ जाएंगे किसी न किसी वजन या किसी न किसी मास की बात हो रही है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 लीटर, तो हम समझ जाएंगे किसी लिक्विड की बात हो रही है, वॉल्यूम, इस तरीके से बात हो रही है। तो यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस, तो हम समझ जाएंगे टेम्परेचर की बात हो रही है। तो यूनिट्स हम नंबर से हमें पहचान नहीं होती है, लेकिन हाँ हम जैसे ही क्या कहते हैं यूनिट लगता है, हमारे समझ में आ जाती है किस चीज़ की बात हो रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब यूनिट भी लिखना ज़रूरी है कि डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट होगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूनिट होगी। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा एक चीज़ और समझो, पहले के टाइम पे क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट का सिस्टम चलता था, अलग अलग यूनिट चलती थी। जैसे मान लो हमारी इंडिया में सेंटीमीटर में चीज़ें नापी जा रही हैं, अमेरिका में गए वहाँ पे कोई और उसमें नापा जा रहा है। तो उसके ये प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि जब यहाँ के कुछ पढ़ने वाले वहाँ जाते थे तो उनको प्रॉब्लम होती थी, या वहाँ के लोग यहाँ आते थे कि यार हम वहाँ पे इन चीज़ों में मेजर कर रहे हैं, है ना। जैसे आज के वक्त में भी देखा जाए तो सिस्टम का हिसाब देखा जाए तो आप लोगों को छोटे क्लास में पढ़ा होगा इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम लाख करोड़ में चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम किस में चलता है? मिलियन बिलियंस में चलता है ना। तो सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। अब लेकिन वो बात अलग है, वो इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इसी तरीके से यूनिट्स के भी कुछ एक SI सिस्टम्स बनाए गए जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। वो बेसिकली ऐसे सिस्टम है जो ऐसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो हम जब भी किसी क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखेंगे तो हम हमेशा SI यूनिट लेंगे। SI यूनिट का मतलब वो होती है, वो यूनिट लेंगे जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में।
तो हम जो पढ़ा करेंगे बेसिकली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, वो हम एसआई यूनिट्स पढ़ा करेंगे। क्या पढ़ा करेंगे? एसआई यूनिट। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बेसिकली एसआई यूनिट, एसआई की फुल फॉर्म भी होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्या होती है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, मैंने एग्जांपल बताया था कि अलग अलग कंट्री से पहले अलग अलग चलती थी, इसलिए क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एसआई यूनिट्स बनाई जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? कोई बताएगा? कोई बताएगा गधो में से कोई है? अरे बेटा, इसकी होती है मीटर। बेसिकली मीटर होती है एसआई यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में मीटर एम से डिनोट करते हैं। और सबसे मज़े की बात ये, इसकी एसआई यूनिट भी मीटर ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों दूरी ही हैं, दोनों लेंथ ही हैं, तो दोनों की एसआई यूनिट सेम ही है, दोनों की एसआई यूनिट सेम ही है। तो इसकी एसआई यूनिट है आपकी जिसको भी हम एम से शुरू करें। तो बेसिकली डिस्टेंस रिप्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस है, 4 पॉइंट इस तरीके से आप लिख के आ सकते हैं। अगर एक का है तो कोई एक क्या चारों पॉइंट लिख दो आप। तो उम्मीद है डिस्टेंस रिप्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस रिप्लेसमेंट के आगे जाएं, इतने में कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुविधा? चलो अब आगे बढ़ते हुए हम यूनिफॉर्म मोशन पे आते हैं। इसके बाद जो हमारे दो टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं, वो हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखो इसको भी हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपैरेटिवली। कुछ गड़बड़ है? सही है। तो हम क्या पढ़ेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक जैसे मान लीजिए क्या करा, दो पॉइंट है, मान लो ये है हमारा रामपुर और ये है हमारा बरेली। ठीक है, ये है हमारा रामपुर, ये है बरेली। रामपुर से बरेली के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, कितनी है? रणवीर हम गए थे लास्ट टाइम, कितनी थी? 74, 64 थी शायद। चलो जितनी भी थी हम 60 ले लेते हैं। ठीक, 60 किलोमीटर है। अब हमने क्या करा, जब हम रामपुर से बरेली गए तो हमने क्या करा, हम कार से गए, बाइक से गए, हमने क्या नोटिस करा कि हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मान लो हमने कर लिए थे 20-20 किलोमीटर। हमने देखा हम पहले 20 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 30 मिनट्स में गए। अगले 20 किलोमीटर भी हम 30 मिनट में गए, फिर अगले 20 किलोमीटर भी हम 30 मिनट में गए। बस में ही नहीं, हमने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और छोड़ दी कि बस इसी से जाएंगे, ना ऊपर ना नीचे, और रास्ता था बिल्कुल खाली। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक मैं जानता हूँ हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बट मान के चलो आप ये समझ लो, लॉकडाउन लगा हुआ है, रास्ते बिल्कुल साफ है, कोरोना काल की तरह, इस तरीके से। अब 20-20 किलोमीटर के 3 इंटरवल है। हम पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में हमने कवर करा, फिर अगले 20 किलोमीटर भी हमने 30 मिनट में कवर करा, फिर अगले 20 किलोमीटर भी 30 मिनट में कवर करा। ठीक है, तो ऐसे मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें, बस में ही नहीं, ऐसे मोशन ही तो हो रहा है, मूव कर रहे हैं, तो ऐसा मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें, ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर डेफिनेशन पे लिखना चाहूँ, अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो। अब मान लो मैंने क्या करा, जो कि नॉर्मल होता है कि पहले 20 किलोमीटर तो मुझे रास्ता साफ मिला, तो मैंने 30 मिनट में पहुँचा दी। अगले 20 किलोमीटर में मुझे थोड़ा रास्ते में रश मिला, भीड़ मिली, तो मैंने स्पीड मुझे हल्की करनी पड़ी, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे लग गया 40 मिनट। या फिर हम कह सकते हैं चलो हम टाइम के इंटरवल इक्वल है, अगले 30 मिनट में मैं सिर्फ 10 किलोमीटर चल पाया। टाइम अगर मैं चेक करता जाऊँ, पहले 30 मिनट में मैंने सिर्फ 20 किलोमीटर पहुँच गया क्योंकि रास्ता साफ था। अगले 30 मिनट में मैं क्या करा, 10 किलोमीटर चला।
फिर अगले 30 मिनट में मैं साफ रास्ता और साफ था, मैं 30 चला गया। तो अब क्या है, ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे क्योंकि इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो अगर इसकी हमें डेफिनेशन लिखना चाहें तो बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distance in equal interval of time। देखो जो समझाया है वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा। देखो इक्वल डिस्टेंस, जो पहला वाला एग्जाम्पल है तो 20-20 थे यहाँ पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा, बस क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिख देना, पूरा सेम आएगा। ये चीज़ जो है पूरी की पूरी सेम लिख देना, ऐसी मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, पूरा लिखना, बस अनइक्वल डिस्टेंस कर देना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, पूरा ऐसी का ऐसी इंटरवल ऑफ टाइम। कोई परेशानी यहाँ तक? दूसरी चीज़, जब भी हम कहीं पे मूव करते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं, कोई भी रास्ते पे जाएं, किसी गाड़ी से जाएं, कहीं पे भी जाएं, वो सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कभी ऐसा होता ही नहीं है, हम कभी हमें गाड़ी तेज़ भी करनी पड़ती है, कभी हमें गाड़ी स्लो भी करनी पड़ती है, कभी बहुत तेज़ भी करनी पड़ती है जो रास्ता बिल्कुल साफ मिलता है, अरे अब तो भगा लो, इतनी भगाया जाए, हाँ। और कभी कभी भीड़ होती है तो खाली गाड़ी बंद भी करनी पड़ जाती है, यार तेल बचा लो, तो जाम में फंस जाते हैं। तो ज़्यादा जब भी हम जाते हैं कहीं पे, वो सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इतने में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, इतने में कोई दुविधा, कोई समस्या? चलो एक चीज़ और समझें आप, जब भी हम अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि हमने क्या करा, हमने एक ऊपर से, हम घर क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग की 10 फ्लोर की बिल्डिंग से हम ऊपर गए और हमने ऊपर से एक बॉल फेंकी, इस तरीके से बॉल लेके गए, छोड़ दी, तो बॉल नीचे आएगी। तो हमने नोटिस क्या करा, जब बॉल हम 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे ऊपर से फेंक रहे हैं, तो हमने क्या नोटिस करा, जब हमने बॉल फेंकी तो पहले सेकंड में वो 3 मीटर गई, पहले सेकंड में। दूसरे सेकंड में वो 8 मीटर तेज़ गई, तीसरे सेकंड में 20 मीटर, चौथे सेकंड में 36 मीटर। अब ध्यान से देखो, टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस है, तो इससे हमने ये भी देखा कि जब हम कोई बॉल को ऊपर से फेंक रहे हैं, वो भी तो एक मोशन ही है, तो वो यूनिफॉर्म में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आएगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। कोई परेशानी यहाँ तक? इसी तरीके से अभी तो हमने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, इस तरीके के मोशन को अब एक नाम से और भी जानते हैं, फ्री फॉल। क्या किस नाम से जानते हैं? फ्री फॉल। अच्छा एक और भी है, हम कभी कभी चाहते हैं तो बॉल ऊपर ही फेंकते हैं, ठीक है। जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं, वो भी एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, क्योंकि जब बॉल हम फेंकते हैं जिस टाइम, तो उस टाइम तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होती जाती है और बिल्कुल ऊपर जाके सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई परेशानी यहाँ तक? अब एक चीज़ और समझनी है, क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी, आप आगे जब तक फिजिक्स पढ़ोगे आपको ग्राफ आने ज़रूरी है, फिजिक्स में ग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब भी हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनाएंगे, तो देखो इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ तो आप जानते हो, यानी इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। हमेशा एक्स एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम दिखाते हैं, यहाँ पे हमेशा हम डिस्टेंस दिखाते हैं। कोई परेशानी? यहाँ टाइम होता है, यहाँ क्या होती है? डिस्टेंस। ये टाइम है, ये डिस्टेंस। यूनिफॉर्म मोशन के केस में, या फिर मैं कह सकता हूँ जब भी दो चीज़ें बराबर इक्वली प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं, उनका ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनता है। स्ट्रेट लाइन है, मुझसे स्ट्रेट लाइन बन नहीं पाई, सॉरी, फिर मुझसे नहीं बन पाई शायद, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, आपकी बुक में भी है ये। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाएं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा टाइम और डिस्टेंस हमेशा इधर ही लेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा।
टाइम हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस पे ही लिया जाता है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा कर्व बनेगा। ज़रूरी नहीं कर्व ऐसा ही बने, कर्व ऐसा भी बन सकता है, बट कहने का मतलब ये है कि कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ें। चलो, इसके बाद दो टर्म पढ़ने हैं हमें। दो टर्म से पहले हमें एक टर्म पढ़ना है स्पीड। टर्म पढ़ना है हमें स्पीड। क्या पढ़ना है? ठीक है, अगर मैं स्पीड की डेफिनेशन पे आऊँ, स्पीड की अगर मैं डेफिनेशन पे आऊँ तो सिंपल स्पीड ये है कि आपने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, क्या होगा? स्पीड होगा। अगर इसकी डेफिनेशन पे आऊँ, डेफिनेशन से पहले से आप ये समझ लो, जो डेफिनेशन पे अगर मान लो, फॉर एग्जांपल हमने की, वो एग्जांपल ले लेते हैं। वही ए से बी तक की दूरी ले, 2 पॉइंट्स, इनके बीच की दूरी हमारी वही कितनी ले लें? 100 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे तौहीद ने यहाँ से स्कूटी स्टार्ट करी। ठीक है, और तौहीद ने स्कूटी स्टार्ट करके हमारा ए से बी तक पहुँचा बेचारा ये खर्चा करके। और जैसे ही पहुँचा, अब इसने स्टार्टिंग में जैसे यहाँ बैठा था स्कूटी पे, इसने फ़ोन में स्टॉप वॉच स्टार्ट करी और फ़ोन में डाल ली कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचूँ, मैं देख लूँ कितना टाइम लगा मुझे। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इसने स्टॉप वॉच निकाली, यहाँ से क्या कहते हैं, ए से निकाली स्टॉप वॉच, यहाँ से पहुँचा, उसने देखा कि मुझे लगे हैं 1 घंटा लग गया। मुझे कितना लग गया? 1 घंटा, क्योंकि इसने बहुत तेज़ स्पीड से चलाई थी। ठीक है, तो हम ज़्यादा ले लेते हैं, हम 2 घंटे ले लेते हैं, काम करते हैं। जब स्टॉप वॉच निकाली था 2 घंटे लग गए थे, उसमें कितने शो हो रहा था? 2 आवर्स। तो इसने फिर क्या करा, इसने क्या करा, उस डिस्टेंस को, और इसे टाइम कितना लगा था? 2 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस कैसे पता चले? डिस्टेंस पता लगाने के 2 तरीके हैं, आप रास्तों में देखते जा सकते हो, और सबसे बढ़िया आपके उसमें एक मीटर भी लगा होता है, उसमें डिस्टेंस देख लो। उसमें चेक करा 100 किलोमीटर चला, टाइम कितना लगा? 2। इसने दोनों को डिवाइड करा, 50 आया, और ये 50 जो नंबर आया डिवाइड करने के बाद, इसी को स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। तो हमने यहाँ से स्पीड का एक फॉर्मूला भी सीखा। क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अपॉन टाइम टेकन। सिंपल लगता, बात समझ में आई यहाँ पे? ठीक है, दूसरी चीज़, स्पीड है, ऊपर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, नीचे हम टाइम ले रहे हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट तो बहुत सारी हो सकती है, आर हो सकती है, मिनट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, कौन से सेकंड। हम कौन सी यूनिट लेंगे? जो एसआई यूनिट होती है टाइम की, वो होती है सेकंड। क्या होती है? और ये दोनों किस में है? फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, मतलब ऊपर नीचे। और इसको हम बड़े क्लास में आ गए, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड की यूनिट। यहाँ से हमने खुद ही यूनिट बना ली, लोग कितने काबिल लोग हो गए। स्पीड डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर का मतलब ये अपॉन ही होता है, मीटर अपॉन सेकंड को हम मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। तो आपको पता होगा कि मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट होती है। तो कहाँ से आई, ये भी सीख लिया। यूनिट कैसे बनाते हैं ये भी सीख लिया हमने। अगर हमें ऐसा पता है फॉर्मूला, हम यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, मतलब ये होती है। अब इसकी डेफिनेशन पाए तो डेफिनेशन में क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, एग्जाम्पल इसे मिला देता हूँ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ये स्पीड की डेफिनेशन, ये कॉल्ड डिस्टेंस लिख देना, वो स्पीड, सॉरी। अब ये डेफिनेशन के बार समझ लेते हैं थोड़ा, क्या क्या वर्ड यूज़ हुए हैं। वैसे हो सकता है कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो हमारे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, यूनिट होगा मतलब क्या होता है? ये यूनिट वो यूनिट नहीं, किलोमीटर मीटर वाली यूनिट नहीं है। यूनिट का याली यूनिट का है, ये यूनिट का मतलब होता है 1। इस यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। कहने का मतलब ये हर 1 यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड या 1 किलोमीटर या 1 मीटर। अच्छा, स्पीड आती क्या है? इस स्पीड का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इस स्पीड का मतलब होता है
हमने ये तो निकाल ली, स्पीड तो निकाल ली हमने फॉर्मूले से, लेकिन स्पीड कहना क्या चाहती है हमसे, ये स्पीड ये कहती है हमसे कि जो बड़ी समझने वाली चीज़ है कि 100 किलोमीटर चला 2 घंटे में, तो स्पीड का मतलब होता है 50 का मतलब है कि ये हर 1 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे आर में लिया था हमने टाइम जो था, अच्छा कि 2 यहाँ पे किलोमीटर आएगा सर, तो ये आर था। तो अगर इसकी यूनिट लिखे हम तो क्या यूनिट होगी इसकी, 50 किलोमीटर पर आर। अगर हम मीटर में लेते तो यह मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसा आ जाता। बात समझ में आई नहीं आई, समझ में आई नहीं आई, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में डिस्टेंस थी और टाइम आर पे था, तो यूनिट हुई किलोमीटर पर आर। अगर मीटर और सेकंड में होती तो मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई नहीं आई यहाँ पे। अब देखो ये यूनिट हमें क्या कहना चाहती है, ये कहना चाहती है कि वो हर 1 घंटे में कितना चला, 50 किलोमीटर। हर 1 घंटे में कितना चला, 50। जो भी स्पीड आती है, मान लो किसी की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये हमें क्या कहना चाहता है, ये हमसे कहना चाहता है कि हर 1 सेकंड में कितना चलेगा ये, 25 मीटर। कहीं पे लिखा हुआ है 30 मिनट पर सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड में कितना चलेगा, सॉरी मीटर 30, इसको ऐसे मीटर पर आवर इस तक लिख दो, तो हर 1 घंटे में कितना चलेगा ये, अरे क्या लिख दिया मैंने, ये 30 मीटर चलेगा। बात समझ में आई नहीं आई यहाँ तक। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करना है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है हर यूनिट टाइम में, हर एक में, वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे मीटर सेकंड्स में वैल्यूज़ दे रखी हैं, किलोमीटर आर में वैल्यूज़ दे रखी हैं, किस में दे रखी हैं, उसके साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि SI यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकेंड होती है, तो स्पीड की मीटर पर सेकेंड में ज़्यादातर हम लेके चलेंगे। तो पर यूनिट टाइम को समझ में आ गया होगा कि कोई भी बॉडी 1 यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम मतलब 1 घंटा 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रही है, इसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, स्पीड ये ऊपर से गया, समझ में आया, कोई ऐसा जिससे समझ में नहीं आया हो, आगे समझो सबके, डिस्टेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन ये है, यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, आप इसको लिख सकते हो, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और समझनी, मैंने बताया था हम जितनी भी क्वांटिटीज़ आगे पढ़ेंगे उनको हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ में, जिसको हम एक को बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं वेक्टर। तो अगर मैं पूछूं ये कौन से में आएगा, ये आएगी स्केलर में, ये किस में आएगी, स्केलर में। तो ये कौन सी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो राइमिंग भी हो गई। अच्छा चलो आज के लिए इतने काफ़ी।